नमस्कार। खबर 11 बजे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चले बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। अब इस लिस्ट में 7 सांसदों को टिकट दी गई है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। इनमें सबसे पहला नाम है प्रहलाद पटेल का, नरेंद्र सिंह तोमर का, फग्गन सिंह कुलस्ते यानी मोदी सरकार में मंत्री हैं। मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, वहीं नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और नेवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी अपने 4 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह का नाम है, वहीं सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दी गई, तो छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा गया। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में जिन 39 सीटों पर नामों का ऐलान किया है, उनमें से 36 सीटें 2018 के चुनाव में हारी हुई हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम भी है और खास बात यह है कि इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दी गई है। केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, वहीं नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर भी भरोसा जताया गया है और इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से ने भी टिकट दी गई है। तो कई नामों का ऐलान भी किया गया है। बीजेपी 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दे रही है। वहीं 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा अगर बीजेपी जिन 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ा रही है, उनमें जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह का भी नाम है, वहीं सतना से गणेश सिंह का नाम है, सीधी से रीति पाठक का नाम है और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो यानी बीजेपी की दूसरी लिस्ट को अगर समझने की कोशिश करें तो 39 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया। इनमें से 36 सीटें तो ऐसी हैं जो 2018 के चुनाव में हारी हुई हैं, यानी कि बीजेपी साफ तौर पर उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर बीजेपी हारी हुई थी। तो 3 सीटें बीजेपी की कब्जे में हैं। इनमें मैहर से नारायण त्रिपाठी का नाम है, सीरी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल का टिकट काट दिया गया है। तो मैहर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की जगह बीजेपी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं नारायण त्रिपाठी कुछ दिन पहले ही अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, हालांकि अभी घोषित तौर पर भाजपा से अलग नहीं हुए थे। तो सीधी विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो वर्तमान बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला की जगह सीधी से सांसद रीति पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। सीधी में यूरिन कांड आपको याद होगा, कांग्रेस बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला पर हमलावर थी और इस यूरिन कांड के आरोपी को केदारनाथ शुक्ला से जुड़ा होना भी बताती रही है। तो 7 पूर्व विधायकों को टिकट मिली है। दूसरी लिस्ट की अगर बात की जाए तो 7 पूर्व विधायकों के भी नाम हैं। इनमें श्योपुर से दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना, सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, डबरा से मरती देवी, वहीं करैरा से रमेश खट्टी, कोतमा से दिलीप जायसवाल, सिहावल विश्वामित्र पाठक, जुन्नार देव से नथन शाह, खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी, वहीं थांदला से कलसिंह भावर, देपालपुर से मनोज पटेल और सैलाना से संगीता चारेल का भी नाम शामिल है। यानी दूसरी लिस्ट की बात की जाए तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा का टिकट भी काट दिया गया है। और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2018 के चुनाव में हारी हुई सीटों पर किस तरह से फोकस्ड है बीजेपी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़ गए हैं। स्वागत है राम जी आपका बहुत बहुत INS 24/7 पर। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता है नेहा बग्गा जी, आपका भी स्वागत है नेहा जी INS 24/7 पर। सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और सबसे पहले नेहा जी बीजेपी की प्रवक्ता है, नेहा जी आपसे ही समझना चाहेंगे दूसरी लिस्ट आखिरकार जारी हो गई और इसमें खास तौर से उनका भी नाम है 2018 के चुनाव में हारी हुई सीटें यानी 36 सीटें, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार अपनी स्ट्रैटेजी और अपने कार्य में आगे बढ़ रही है
पूर्व में जब तक चुनाव नहीं थे तब तक विकास का जो एजेंडा था, विकास की जो एक तरीके से गंगा बही है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि एक बीमारू राज्य को सुचारू बना के उसको स्वर्णिम की ओर लेके जाना था, उसकी पूरी यात्रा पूर्ण की है। और अब आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है अपने कार्यकर्ता की बात कि कोई किसी भी पद पे हो, पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वप्रथम होता है। और जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्टी के निर्णय को स्वीकार भी करता है और कार्यकर्ता के तौर पर काम भी करता है, ये उसी का परिचायक है। जो सूची आई है, चाहे पहली सूची हो चाहे कल की सूची हो, और तमाम सारे जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो चुनाव में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कार्य किए, जनता से आशीर्वाद मिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। तो बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी बीजेपी, कहना है नेहा जी का। हमारे साथ राम पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। राम जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, अब तो दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई, लेकिन कांग्रेस अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जी आम आदमी पार्टी की भी हो चुकी है। उस लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा एक्टिव तो आम आदमी पार्टी है। और मुझे लगता है यदि ये 6 महीने पहले लागू कर देते या 2 साल पहले लागू कर देते तो और अच्छा होता है। भाई इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं तो 3 केंद्रीय मंत्रियों को क्यों उतारना पड़ रहा है? भाई ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 3 केंद्रीय मंत्रियों का आना ये साबित करता है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और 3 केंद्रीय मंत्री, 6 सांसदों को उतारना ये भी साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। विधायक को सांसद का टिकट दो, सांसद को विधायक का टिकट दो, बेटे का टिकट काट के बाप को दो, जैसे इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय को दिया गया है। भाई का टिकट काट के भाई को दो, जैसे प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है, उसके भाई की जगह आपस में एक ही परिवार को टिकट देते रहो, दूसरे परिवार पर आरोप लगाते रहो। और जनता मतलब इसकी मन बना चुकी है। जनता को पता है 50% का भ्रष्टाचार चल रहा है, गरीबी है, महंगाई है। सबसे बड़ा कारण महंगाई है। बड़े बड़े नेता इनके इकट्ठे हुए थे, 10 लाख की बात कर रहे थे, 25,000 भी लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो कल की रैली ने ये साबित कर दिया है कि लगभग इनकी सभी सीटों पर जमानत जब्त हो रही है। सारे केंद्रीय मंत्रियों की और बेइज्जती होगी। और ये जनता के साथ धोखा भी है। 3 केंद्रीय मंत्री है, अब देश के काम को कौन संभालेगा? कृषि मंत्री के काम को कौन संभालेगा? किसकी ड्यूटी लगाई है? क्या इनको कृषि मंत्री को हटाकर दूसरा कोई कृषि मंत्री बनाया है क्या? क्योंकि 2 मंत्री और हैं, उनकी जगह दूसरे 2 मंत्री और बनाए हैं। देश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में बैठ के पूरे देश का काम देखना चाहिए और ये यहाँ सरकारी पैसा खर्च करके चुनाव करेंगे। तीसरा मैं उनसे भी कहूंगा जो बिकाऊ लोग तो भारतीय जनता पार्टी की बातों में आ जाते हैं, इनकी से एक बिकाऊ का टिकट काट दिया गया है। जब किसको वादा किया गया था कि टिकट नहीं कटेगा, लेकिन उसका भी टिकट काट दिया गया है। वहां पहले बेटे की बात चल रही थी, अब पिता को टिकट दे दिया गया है। सारा समीकरण, सारे ये जो हवा ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं डरो मत, डरो मत। तो देश की जनता ने तो डरना बंद कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डरना शुरू कर दिया। और ये पहले लिस्ट जारी कर रहे हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं थी? इतनी अच्छी इनकी रणनीति है तो राजस्थान में तो अभी इनकी कोई लिस्ट नहीं आई है। चुनाव तो राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ में ही होना है। तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और पूरी तरह से मान चुकी है कि हम चुनाव हार रहे हैं। पहले जारी कर रहे हैं, पास करें, चुनाव के बाद करें, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, घर नहीं चल रहा है। बीजेपी घर बैठाने का मन जनता ने बना लिया। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। शर्मा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमने बीजेपी की स्ट्रेटेजी को शुरुआत से देखा, अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई, ABCD फॉर्मूला, और उसके बाद अब दूसरी लिस्ट जब जारी हुई है तो उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों का नाम प्लस अगर हम बात की जाए तो 7 सांसदों को भी जगह दी गई है। क्या समझें? डॉक्टर राम पांडे को भी आपने सुना, वो कहते हुए नजर आए कि डरी हुई है बीजेपी, इस वजह से ऐसा हो रहा। देखिए, फील्डिंग बिग गन्स इन द इलेक्शन बैटल, ये क्या शो करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस को बहुत ध्यानपूर्वक देख रही है। इसके पीछे ना केवल असेंबली के इलेक्शंस हैं, बल्कि आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शंस भी हैं। और यह भी तय है कि कहीं ना कहीं पार्टी को यह लग रहा है कि यहां पर जो लड़ाई है वो बहुत टफ है। देखिए, लेकिन इसमें एक चौंकाने वाला नाम जो है वो है नरेंद्र सिंह तोमर का। ग्वालियर चंबल संभाग बीजेपी की जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें उसको वहां पर काफी कमजोर माना जा रहा है। कब?
जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 के बाद से पार्टी में आए हैं। भले ही 2018 में सीट्स हार गई थी बीजेपी, वहां पर केवल 7 सीट जीती थी, लेकिन उसके पीछे 2 अप्रैल 2018 का एक बड़ा घटनाक्रम भी था, जिसके कारण दलित वोट उससे नाराज हो गया था। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को लाकर कहीं ना कहीं 2 मैसेज हैं। एक तो ये बड़ा मैसेज है कि ग्वालियर चंबल संभाग का आदमी उतरा है और वो संगठनात्मक रूप से बहुत कौशल नेता माने जाते हैं, इसलिए वो संगठन को मजबूत यानी पुराने कैडर को लाने में मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे कि पार्टी वहां मजबूत होगी। एक दूसरा, अगर कहीं अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टर फेस प्रोजेक्ट नहीं किया है, इन हालातों में पब्लिक में एक मैसेज भी चला कि आने वाले समय में हो सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर, चूंकि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के हेड भी बने हैं, उनको सीएम बनाया जा सके, इसलिए एक मैसेज देने के लिए। लेकिन ये तय है कि इसमें जब भारतीय जनता पार्टी वुमेन रिजर्वेशन बिल लाती है, उस समय 39 में केवल 6 महिलाओं को टिकट देती है। ये इस लिस्ट पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है, एक बात। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोगों के लिए माहिर और बड़े संगठनात्मक निर्णय यानी कठोर निर्णय लेने में माहिर मानी जाती है, और ये उसी का प्रभाव दिख रहा है कि उन्होंने इतने बिग बिग्स को चुनाव मैदान में उतारा है। ये ना केवल अपनी सीट को तो सिक्योर करने में सफल होंगे ही, बल्कि एडजॉइनिंग जो सीट्स हैं उन पर भी इंपैक्ट डालेंगे। इसलिए बीजेपी की स्ट्रेटजी रही। और इससे एक चीज और क्लियर है, यह भी स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे यह संदेश दिया है कि मध्य प्रदेश में आगामी समय में अभी तक कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो कि सीएम फेस हो, यानी कि जो अमंग द लीडर्स इन फाइटिंग चल रही है, उस इन फाइटिंग को शांत करने का भी एक बड़ा स्टेप खेला है, और सभी कलेक्टिवली पार्टी के लिए काम करें, जिससे नंबर ऑफ सीट्स बढ़े और पुनः बीजेपी यहां रिटेन कर सके। जी नेहा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, बीजेपी ने जिस तरह से दूसरी लिस्ट जारी की, राम जी को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि डरी हुई है, लेकिन अपने पत्ते वो खुद नहीं खोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए सीधे तौर पर आरोप है। देखिए, डरा कौन है, ये तो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। 973 वादे कर आई थी कांग्रेस पार्टी, और कमलनाथ जी ने जिस तरीके से पीठ में छुरा घोंपा है, आज प्रत्याशी घोषणा करने के लायक नहीं रही है कांग्रेस। अभी तक इनकी एक भी सूची नहीं आई है, अभी तक ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि चुनाव कौन लड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, कह रहे थे कि यहाँ से इसको हटा के उसको दे दिया, उसको हटा के उसको दे दिया। तो आपको याद होगा, नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को उतारा था महापौर के चुनाव के लिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता की कमी थी? क्या कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं की कमी थी? क्या उनके पास नेतृत्व की कमी थी? तो ये स्ट्रैटेजी होती है चुनाव से पूर्व में, जो हर कोई अपनाता है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जिनको टिकट मिली है, आज उनको टिकट मिलने के बाद किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी छटपटा रही है, किस प्रकार से उन्हें भय लग रहा है, किस प्रकार से उन्हें आगे का भविष्य जो है और अपना अंधकार में दिखाई दे रहा है। कल से तो चर्चा ये शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी 150 पार के साथ में आने वाली है, और जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ है, इन सभी नेताओं को आप भी मानेंगे कि चाहे कैलाश जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, इनका अपना खुद का एक इम्पैक्ट है, न केवल उन सीटों पर बल्कि आसपास के क्षेत्र पर, पूरे प्रदेश पर। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जिस प्रकार से इन सभी ने काम किया है जनता के बीच में रह के, चाहे केंद्र में रह के, चाहे संगठन में रह के, चाहे वहां संभाग में रह के, उसका नतीजा है कि आज छटपटाहट कांग्रेस में दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि जब राम पांडे जी किसी बात को रखें तो एक बार अपने घर को देखें, क्योंकि घर अगर शीशे का हो तो पत्थर दूसरों के घरों पे नहीं फेंका करते हैं। तो घर अगर खुद का शीशे का हो तो लोगों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। नेहा जी को सुना, राम जी क्या कहेंगे? जब हमारे घर में परिवारवाद चल रहा हो तो दूसरे के घर पर निशाना नहीं लगाना चाहिए। तो ये चूंकि परिवारवाद की 24 घंटे चर्चा करते हैं, तो मैंने परिवारवाद को याद दिलाया कि इंदौर में बेटे का टिकट काटकर बाप को दिया, जालन सिंह का पटेल काटकर प्रहलाद पटेल को दिया, भाई का टिकट भाई को दे दिया। तो बेचारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो क्या दरी उठाता रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद आज इस तरह से हावी है कि केवल परिवार के लोगों पे टिकट मिल रहा है? इसके पहले जो सूची आई थी उसमें एक उमाभारती के भाई को टिकट मिल गया। तो आज मध्य प्रदेश में जितने भी टिकट मिल रहे हैं, आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो अधिकतम टिकट भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को जा रहे हैं। यशोधरा सिंधिया का टिकट
क्या वो परिवारवाद का नहीं है? तो ऐसे मध्य प्रदेश में कई टिकट है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बेचारा महंगाई से भरोसा, बेरोजगारी से परेशान, थोड़ा सा कार्यकर्ता ठीक ठाक है तो उसका टिकट काट दिया जाता है, तो दरी बिछाता रहता है। और उसके जो परिणाम थे इनकी कल की रैली में दिखे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से नाराज है, तो वो कल के इनके महाकुंभ के कार्यक्रम में भी नहीं गया और वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इन्होंने बताया कांग्रेस के 973 घोषणा पत्र में इनके वादे थे। मैं समझता हूँ सब पर काम हो रहा था और काफी कुछ पूरे किए जा चुके थे। आप मध्य प्रदेश में किसी भी उपभोक्ता को फोन लगाकर कीजिए कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जा रही थी कि नहीं। किसी भी किसान से आप संपर्क कर लीजिए, किसानों का कर्जा माफ किया जा रहा था कि नहीं, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया कि नहीं, इंदौर भोपाल में मेट्रो ट्रेन शुरू हुई कि नहीं, हमारे घोषणा पत्र में वादा था। 1000 गौशालाओं का निर्माण हमें करना था, उनमें से कई कंप्लीट हो चुकी थी, कई पर काम चल रहा था। लेकिन इनकी जो 25,000 घोषणा है शिवराज चौहान की, उनमें से तो कोई पूरी नहीं। मैं आपको कई अभी गिना सकता हूँ। जयवर्धन को बचा के रखें, कांतिलाल भूरिया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विक्रांत भूरिया को बचा के रखा जा सके। और गांधी नेहरू परिवार के तो क्या कहने, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काम करता है, कार्यकर्ता प्रत्याशी बनता है। ये नहीं कि ना अनुभव डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, चलते चलते कम शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे? राघोगढ़ की अगर हम बात करें, खासतौर से दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है और ऐसे में यहाँ पर टिकट दी गई है, बीजेपी ने हिरेंद्र सिंह बंटी को उम्मीदवार बनाया, चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखिए, वहां पर मुझे मेरा जो आकलन है, जयवर्धन के सामने वो बिल्कुल भी चुनौती नहीं है, क्योंकि वो जयवर्धन के पिछलगू रहे हैं, कभी मैंने देखा है। इसलिए जो कद है भारतीय जनता पार्टी भले सिलेक्शन किस आधार पर किया है मुझे नहीं पता, लेकिन वहां ठाकुर जाति का वोट भी कम है, तो उस वोट को भी स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। और उनके पिताजी भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के साथी क्या उनके ही शागिर्द रहे हैं। तो ऐसे हालातों में मुझे नहीं लगता कि उस सीट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट ये लोग डाल पाएंगे। लेकिन देखिए, एक चीज बताएं, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक बड़ा रणनीति चली है। 2008, 2013, 2018 में शिवराज सिंह जैसा चेहरा जिसने 2 बार बड़े बहुमत के साथ सरकार लाई, 2018 में भी वोट शेयर बीजेपी का अधिक था, उसके बावजूद भी उसने इस चुनाव के लिए चीफ मिनिस्टर फेज नहीं लाया है। ये कहीं ना कहीं बड़ा एक राजनीतिक प्रश्न उठता है कि आखिर हालात ऐसे क्या है मध्य प्रदेश में? क्या लीडरशिप को वो क्राइसिस है, या फिर सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बड़ी अड़चने हैं, या शिवराज सिंह के सामने जो चेहरा लाने में भारतीय जनता पार्टी संकोच कर रही। लेकिन मेरा ये मानना है, तो बिल्कुल बीजेपी का क्या मास्टर स्ट्रोक है? फिलहाल दूसरी लिस्ट जारी हो गई और देखना होगा चुनावी मैदान और दिग्गजों का घमासान किस तरह से दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दूसरी लिस्ट में 7 पूर्व विधायकों के नाम भी शामिल हैं। इसमें श्योपुर से दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना, सेवरा से प्रदीप अग्रवाल और डबरा से इमरती देवी, वहीं करेरा से रमेश खटेक, कोतमा से दिलीप जायसवाल, सिहावल विश्वामित्र पाठक, जुन्नारदेव से नत्थन शाह और खिलचीपुर से हजारीलाल डांगी का भी नाम शामिल है। सीधी विधानसभा सीट से वर्तमान बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला की जगह सीधी से सांसद रिधि पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है।